गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टडी करेंगे ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फार्मूला होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम आते हैं, देखते हैं कि ऑस्मोसिस होता क्या है। और इसके पहले मैं अपनी वीडियो दिया था आप लोगों को सॉल्यूशन के पार्ट 1 पार्ट 2, और आपको बहुत पसंद आया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इस सॉल्यूशन का नेक्स्ट पोर्शन पार्ट 3 में दूंगा और इसमें हम ऑस्मोसिस स्टडी करते हैं। तो ऑस्मोसिस होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू ए एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज टर्म एज ऑस्मोसिस। यानी क्या ऑस्मोसिस होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज टर्म एज ऑस्मोसिस। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर रखा गया है सॉल्वेंट रखा गया है, और यहाँ एक रखा गया पार्ट जिसके अंदर क्या है सॉल्यूशन है ना। क्या रखा गया है सॉल्यूशन इसके अंदर है, और इसके अंदर ये लगा हुआ है एसपीएम। एसपीएम यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये फिल्टर करने का काम करती है। अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि जब इसको हम रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करने लगता है ना। किधर फ्लो करता है? सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है। तो यही प्रोसेस ही क्या बोला जाएगा? ऑस्मोसिस बोला जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि इसको अगर डिफाइन करना चाहेंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, है ना। तो ये प्रोसेस ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि और जितना प्रेशर होगा उसको यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऊंचाई ये हाइट है, क्योंकि हम प्रेशर को पाई से डिनोट करेंगे HDG, यानी जितना डेंसिटी और H की वैल्यू आएगी और G होगा जितना, उसके हिसाब से इसका क्या आएगा प्रेशर आएगा। उसके बाद एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, एक आता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो ऑस्मोटिक प्रेशर और कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसी से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए सॉल्वेंट क्या कर रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ्लो कर रहा है। कहाँ फ्लो कर रहा है? सॉल्यूशन के अंदर। जब सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर रहा है तो ये सॉल्यूशन भी सॉल्वेंट की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करता है ना। सॉल्यूशन भी क्या करता है? सॉल्वेंट की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करता है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन कैन टर्मिनेट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन की तरफ से लगाया गया वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को प्रिवेंट करता है, रोकता है, वही क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम करते हैं क्या है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा कि एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर on the solution can terminate the flow of solvent from the pure solvent to the solution
दिस प्रेशर is termed as osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। यानी एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन कैन टर्मिनेट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट or prevent the flow of solvent from the pure solvent to the solution. This process is termed as osmotic pressure. यानी सॉल्यूशन की तरफ से सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया वह एक्स्ट्रा प्रेशर जो सॉल्वेंट के फ्लो को प्रिवेंट करे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है, एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को जानते हैं कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो किस पर डिपेंड करेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है ना। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। तो आगे हम स्टडी करते हैं, तो इसे नोट कीजिए आप लोग। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है तो किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम आते हैं तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वॉल्यूम के होता है। और पार्शियल प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के भी होता है। ये हम लोग पढ़े हैं इसके पहले ही प्रेशर और टेम्परेचर लॉ में और क्लास 11th में। तो ये आपका हो जाएगा पाई प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी हो जाएगा, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको अगर हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी यानी हटेगा तो पाई इक्वल टू आर टी हो जाएगा, अपॉन बी कर लेंगे। आर टी अपॉन क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। अब एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पर कि एक और इसमें आता है, जैसे पाई इक्वल टू अगर 1 अपॉन बी इंटू हम क्या करें, आर टी कर दें। और चूंकि 1 अपॉन बी इक्वल टू क्या होता है, सी होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है। क्या है, कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है 1 अपॉन सी। तो जब कंसंट्रेशन टर्म को रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या लिखेंगे, पाई इक्वल टू सी आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू सी आर टी आएगा, ये वैल्यू आएगी। लेकिन एक चीज और है कि जो सी है कंसंट्रेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी N2 अपॉन V यानी मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो N2 अपॉन क्या करेंगे, V करेंगे। तो जब N2 अपॉन V करते हैं तो हम इसकी जगह पर C की जगह पर, क्योंकि ये क्या है, कंसंट्रेशन है ना। तो मोल पर लीटर को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, मोल पर लीटर है ना। तो मोल पर लीटर जो अमाउंट होता है वो क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है। तो हम पाई इक्वल टू क्या लिख देंगे, N2 अपॉन बी आर टी, इसको राइट कर लेंगे, इतना आ जाएगा। और चूंकि N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट के लिए है, तो W2 अपॉन क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम वहां रख सकते हैं N2 की जगह। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 अपॉन B इंटू क्या हो जाएगा, RT। इसलिए W2 अपॉन M2 इंटू B इंटू क्या हो जाएगा, RT। ये पाई इक्वल टू इतनी वैल्यू आपका आएगा, है ना। और दूसरी चीज ये है कि यदि इसमें से हम क्या निकालना चाहें, M2 को फाइंड करना चाहें, M2 इक्वल टू कितना होगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका W2
RT अपॉन पाई इंटू बी हो जाएगा, ये वैल्यू आएगा आपका। दूसरी चीज, एक चीज और है कि डेंसिटी से रिलेटेड एक टॉपिक यहाँ पर हम देख सकते हैं। डेंसिटी से रिलेटेड क्या टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं मास पर लीटर अगर देखें, क्योंकि चूंकि W2/V इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी होता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, M2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं और W2/V RT अपन पाई ये वैल्यू है, तो इसने की जगह हम क्या लिख देंगे, D। तो M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, D RT अपॉन पाई हो जाएगा। ये वैल्यू आ सकती है, अगर डेंसिटी दिया है तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, R पाई इक्वल टू D RT अपॉन M2, ये कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। डेंसिटी मालूम है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू, है ना। अब आते हैं हम एक चीज और कि पाई जो है, पाई ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर हम देखते हैं इसमें दूसरे टर्म में आते हैं, क्योंकि हम इस टर्म में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने फाइंड किया, ये वैल्यू रखकर ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हम आते हैं पाई ऑफ अ मिक्सचर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग N1 मोल्स, कंटेनिंग N1 मोल्स, है ना। N1 मोल्स क्या किया है, कंटेन किया है, वो भी कौन, सॉल्यूट 1, सॉल्यूट फर्स्ट एंड N2 मोल कंटेन सॉल्यूट सेकेंड, है ना। जो फर्स्ट सॉल्यूट है वो N1 मोल कंटेन किया है और सेकेंड सॉल्यूट कितना कंटेन किया है, N2 मोल कंटेन किया है। तो जो वॉल्यूम होगा फॉर सॉल्यूट फर्स्ट, वॉल्यूम आपका आ जाएगा V1 एंड सॉल्यूट सेकेंड के लिए जो वॉल्यूम आ जाएगा वो क्या होगा, V2 होगा, है ना। इसके लिए वॉल्यूम कितना आएगा, V2 होगा। अब ये वैल्यू हम रखते हैं, है ना, ये वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे। जैसे हम किसी मिक्सर के अंदर दो कंपोनेंट है, पहला सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्यूट है। पहला सॉल्यूट N1 मोल है, दूसरा सॉल्यूट N2 मोल है, तो दोनों के लिए वॉल्यूम V1 V2 रखेंगे। तो अब दोनों को मिक्स किया जा रहा है एक साथ। जब मिक्स कर देंगे तो टोटल प्रेशर इनका क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 प्लस पाई2, है ना। दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स कर दिया गया है, तो पाई1 दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, पाई1 प्लस पाई2। क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर, क्योंकि बताया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। तो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग अमाउंट रखा गया है, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इनके सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकेंड के ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो हम आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर अगर रखेंगे तो हमको फार्मूला मालूम है, तो क्या हो जाएगा, N1 RT अपॉन और टोटल वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2, और इसके लिए N2 RT अपॉन V1 प्लस V2। क्योंकि जब हम सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो दोनों वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे दोनों के साथ, तो इसलिए इसमें कॉमन कुछ वैल्यू आ रही है, और वो वैल्यू कॉमन क्या है कि RT कॉमन है ना। RT क्या है, कॉमन है। तो हम क्या कर लेंगे, N1 अपॉन V1 प्लस V2
इंटू क्या आ जाएगा RT प्लस N2 V1 प्लस V2 इंटू RT। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो जब दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा N1 प्लस N2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू क्या आ जाएगा RT आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और आता है इसमें कि अगर ये एबनॉर्मल वैल्यू दिया है, वन हाफ फैक्टर दिया है, तो वन हाफ फैक्टर को अभी हम बताएंगे आप लोगों को कि क्या होता है वन हाफ फैक्टर। तो उसके द्वारा हम अमाउंट को रखकर और भी आगे बढ़ा सकते हैं इस फार्मूले को। जैसे हम ये मानते हैं कि जो वन हाफ फैक्टर होता है, वन हाफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉल्यूट दिया है तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट होने के बाद कितने अमाउंट में, कितने नंबर में वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूट है वो डिसोसिएट होता है तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके लिए आई की वैल्यू यानी वन हाफ फैक्टर 2 होगा। अगर एक प्रोडक्ट बनता है तो वन हाफ फैक्टर 1 आएगा। अगर 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वन हाफ फैक्टर क्या आएगा 4 आएगा। तो इस तरीके से हम वन हाफ फैक्टर को अगर रखते हैं, सपोज हम करते हैं कि जो वन हाफ फैक्टर है वो फर्स्ट सॉल्यूट के लिए I1 आता है और सेकेंड सॉल्यूट के लिए क्या आता है I2 आता है। तो उस टाइम हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर फाइंड करेंगे तो N1 इंटू I1 हो जाएगा और N2 इंटू I2 अपॉन V1 प्लस V2 और इंटू क्या हो जाएगा RT। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, है ना, जिसमें R की वैल्यू आपको मालूम है कि 0.0821 या जैसा दिया रहेगा उसके अनुसार उसकी वैल्यू रखेंगे, पुटअप करेंगे, और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस तरीके से अगर ये वैल्यू दी हो, 2 सॉल्यूट एक साथ आ जाए किसी मिक्सर के अंदर, तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमको फाइंड करना हो तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए या अदर मिक्सर के लिए हमने क्या फाइंड किया, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड किया। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अब आते हैं हम लोग फाइंड करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर 3 टाइप के हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे यहाँ एक सेल रखा गया है और बाहर सॉल्यूशन है, तो सेल के अंदर भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी। यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, ये सेल है, सेल के अंदर अमाउंट होगा, सॉल्यूशन होगा, और बाहर भी क्या है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। तो है क्या रीजन इसमें मेन, कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं, स्टडी करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन पोसेसिंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर टर्म एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। यानी 2 सॉल्यूशंस possessing same osmotic pressure at a given temperature are termed as आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं, यानी इसके अंदर और इसके बाहर दोनों तरफ का जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब कि अंदर का भी कंसंट्रेशन जितना होगा उतना बाहर का भी कंसंट्रेशन होगा। तो इस स्थिति में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए और इसमें इसके अंदर का सॉल्यूशन न तो बाहर जाएगा और न ही बाहर का सॉल्यूशन इसके अंदर आएगा, है ना। यानी दोनों क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन 2 ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है और दोनों का ही प्रेशर बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर।
इक्विलिब्रियम स्टेट इसमें रहती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है। और यहाँ पर पाई 1 इक्वल टू क्या होता है, पाई 2 होता है। क्योंकि अगर हम इसके लिए पाई 1 माने ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके लिए पाई 2 माने, तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल आता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी चीज ये है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये है कि जो इसका अंदर रखा गया है, ये आपका क्या है, सेल है, और ये बाहर क्या है, एक कंटेनर है। तो यदि बाहर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आउटसाइड, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसको अगर डिफाइन करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को, तो मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, है ना। तो जब यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इधर देख रहे हैं, तो जब बाहर यानी सेल से बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा। यहाँ पर क्या है, अंदर और बाहर दोनों तरफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल है। आइसोटोनिक में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इक्वल होगा दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मोर देन द इनसाइड ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितना प्रेजेंट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उससे अधिक बाहर की तरफ सॉल्यूट की मात्रा होती है। वहीं अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के लिए बात करें, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ठीक हाइपर का उल्टा होगा, अपोजिट होगा। यानी इसमें क्या हम देख सकते हैं, मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल, है ना। यानी सेल के अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूट का। तो जब सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। बाहर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्यूट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे। दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है, तो इधर जितने अमाउंट में जाएगा और सब्सटेंस उतना ही अमाउंट में इधर भी आएगा सब्सटेंस, आइसोटोनिक के लिए। अब इधर ले रहे हैं, मोर कंसंट्रेशन किधर है, बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ जब कंसंट्रेशन अधिक है तो जान रहे हैं कि सॉल्वेंट फ्लो करेगा इधर, यानी इसके अंदर का इधर फ्लो करेगा। अगर इसमें हम देख रहे हैं हाइपोटोनिक में, तो अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब अंदर की तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर साइड से अंदर की तरफ फ्लो करेगा, है ना। बाहर से अंदर की तरफ सॉल्वेंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इसके। तो इस तरह से ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में अनसेल और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की तरफ, दोनों में ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल आते हैं। हाइपोटोनिक में जो बाहर की तरफ रखा गया है सॉल्यूशन, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, और हाइपोटोनिक में जो अंदर की तरफ है उसका सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। अब हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, जिससे आप बहुत अच्छे तरह से परिचित हैं। आरओ जिससे हमको बहुत फ्रेश वाटर, प्योर वाटर मिलता है पीने के लिए। तो आरओ कैसे बनता है, आज के बाद आप खुद आरओ बना सकते हैं। और ये कैसे आरओ मशीन बनती है, और ये आरओ जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस पर काम करता है, जिसका फुल नेम है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या, क्योंकि इसके पहले हम अभी स्टडी किए हैं, पढ़े हैं ऑस्मोसिस में कि ऑस्मोसिस है क्या। तो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू concentrated solution through a semi permeable membrane is called osmosis। यानी
जब सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से किधर फ्लो करता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस है क्या, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। यानी जब ये सॉल्वेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करता है, तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रकार का क्या लगता है, प्रेशर लगता है ना। एक तरफ से क्या लगता है, इस पे प्रेशर लगता है, जिससे सॉल्वेंट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना क्या रहता है, स्टॉप हो जाता है। तो वो क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी सॉल्यूशन की तरफ से लगाया गया प्रेशर जिससे सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ स्टॉप हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब हम ऑस्मोसिस पढ़े, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, अब हम जानते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे काम करेगा इस पर। अब हमने क्या देखा कि सॉल्वेंट इधर फ्लो कर रहा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ से एक प्रकार का प्रेशर इस पर लगता है, जिससे सॉल्वेंट का इधर फ्लो होना क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं, पिस्टन देख रहे हैं, ये पिस्टन है, पिस्टन से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हम क्या करें कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है इस सॉल्यूशन की तरफ से, जिससे सॉल्वेंट का फ्लो होना इधर रुक गया है, अब हम इस पिस्टन से क्या करते हैं, और प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जब पिस्टन की तरफ से हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस होने लगेगा, यानी अब ऑस्मोसिस इधर से होने लगेगा। यानी सॉल्यूशन की तरफ से जो सॉल्वेंट होंगे वो इधर फ्लो होकर आने लगेंगे। फ्रेश वाटर एक कलेक्ट होगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से कंटेनर में हम कलेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का हो जाएगा। जैसे कि हम सी वाटर लेते हैं, तो सी वाटर को जब हम रखते हैं किसी कंटेनर के अंदर, बीच में लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इधर फ्रेश वाटर रखते हैं, तो फ्रेश वाटर इधर फ्लो करता है, तो सी वाटर की तरफ से और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, वो लगभग 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितना होता है सी वाटर का, 22 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिससे सॉल्वेंट का इधर फ्लो होना सी वाटर की तरफ रुक जाता है। अब हम क्या करते हैं कि पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर देते हैं 22 एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना। 22 एटमॉस्फेयर से एक्स्ट्रा प्रेशर जब सॉल्यूशन की तरफ से अप्लाई होगा, तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो अब इधर होने लगेगा, रिवर्स, उल्टा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। और सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो इधर से सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करके आएगा, इसका मतलब कि फ्रेश वाटर हमको मिलेगा, और फ्रेश वाटर के हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रोसेस ये क्या बोला जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस का। और इस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश वाटर हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखे कितना आसान है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम स्टडी करते हैं वान हाफ फैक्टर, जिसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वान हाफ फैक्टर है क्या कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन। जैसे हम सपोज करते हैं कि किसी नॉर्मल वैल्यू दे दिया है और कोई कंपाउंड का 1 दे दिया है, और वो डिसोसिएट हो रहा है तो 2 हो जा रहा है ना। तो वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल वैल्यू हो जाएगी। उससे हम डिवाइड करेंगे तो आई हमको निकलेगा 1/2 फैक्टर आएगा। या एसोसिएट हो जाता है तो उससे हम फाइंड करते हैं, है ना। यानी हमको नॉर्मल वैल्यू दे रखा है, अब जब वो
टाइम ऑफ रिएक्शन, जब उससे प्रोडक्ट बन जाते हैं तो या तो उससे अधिक हो जाएगा या तो बहुत कम हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी, है ना, एबनॉर्मेलिटी। जैसे मान लीजिए एबनॉर्मेलिटी है क्या, जैसे किसी का ग्रोथ हो रहा है और हम सपोज करते हैं कि ग्रोथ उसका इतना ही होना चाहिए लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ गई है। क्या होगी उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी। जैसे हम सपोज कर रहे थे कि कोई इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम बाद में देखें तो वो बहुत छोटा हुआ, हमारे 19 से बहुत कम हो गया उसकी लंबाई, ग्रोथ करी, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आ गई है, एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो हम नॉर्मल वैल्यू से एबनॉर्मल वैल्यू को एबनॉर्मल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 1/2 फैक्टर आता है आई। या यहाँ भी है ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन के टाइम जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या निकलता है, आई की वैल्यू फाइंड हो जाती है। यानी आई इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइड बाय थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो हमको क्या मिलता है, ये 1/2 फैक्टर आता है। अब हम 1/2 फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं। जैसे हम इतना जानते हैं कि जो भी वैल्यू आती है 1/2 फैक्टर की, वो दो तरीके से आ सकती है, एक तो डिसोसिएशन और दूसरा क्या है, एसोसिएशन से। क्या हो सकता है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। जो आई है 1/2 फैक्टर आई, 1/2 फैक्टर आई की जो वैल्यू है ये दो तरीके से आ सकती है, हमको फाइंड हो सकती है। एक तो डिसोसिएशन के थ्रू, दूसरा किससे, एसोसिएशन के थ्रू, है ना। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के थ्रू हमको क्या मिल सकती है, और ये 1/2 फैक्टर आई फाइंड हो सकता है। हम पहले आते हैं डिसोसिएशन के थ्रू 1/2 फैक्टर फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है ना। सपोज करते हैं क्या होता है, डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन हो रहा है तो उस टाइम हम आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिसोसिएशन के लिए जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा होता है ना। आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा होता है, ये वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब इसमें अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग आएगा ये वैल्यू। जैसे यहाँ पर n क्या है, n जो है अगर हम देखते हैं कि I की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और कैसे डिपेंड करेगा, ये जो अल्फा है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। क्या है अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। अल्फा इक्वल टू क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है ना। अल्फा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसके अतिरिक्त अल्फा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, लेकिन जो n वैल्यू है, ये n वैल्यू किसका आएगा कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कितना बन रहा है, यानी इसका डिसोसिएशन कितना हो रहा है, वो हम इस वैल्यू से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो हम आते हैं देखते हैं और अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग ये फार्मूला देखते हैं, फाइंड करते हैं। सपोज करते हैं कि केस जो है, केस फर्स्ट आता है बाइनरी केस के लिए, है ना। बाइनरी सॉल्यूट के लिए आता है। तो बाइनरी का मतलब क्या होगा कि ए बी है, तो क्या ए प्लस और बी निगेटिव में ब्रेक होगा। तो ए प्लस और बी निगेटिव में ब्रेक हो रहा है, इससे 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो एक्स आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो कितने मिले ये वैल्यू, यानी प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, यानी एन क्या है आपका, प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट कितना मिल रहा है वो हम वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एन इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2, बाइनरी के लिए n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आएगा बाइनरी के लिए। तो जब बाइनरी के लिए n इक्वल टू 2 आता है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम रखते हैं इस फार्मूले में, है ना, इस फार्मूले में इसको रखते हैं। तो देन i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आ रहा है अल्फा आ रहा है ना, क्या आ रहा है अल्फा आ रहा है। अब दूसरी चीज यहाँ पर n हम वैल्यू रख दे रहे हैं, n वैल्यू, तो और एक चीज और इसमें हम ले सकते हैं, और वो वैल्यू क्या आ सकती है, जैसे मान लीजिए हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लें, किसके लिए, और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी n इक्वल टू इसके लिए 2 है, और बाइनरी क्या है, इसमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ये वैल्यू ले रहे हैं, बाइनरी है लेकिन कैसा है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ना, क्या हो रहा है कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो इसका मतलब कि 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो 100% डिसोसिएट होने का मतलब क्या है कि अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी n इक्वल टू 2 आ रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रहा है, और 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% डिसोसिएट होने का मतलब 100% यानी क्या आ जाएगा 1 वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो हमको क्या मिला बाइनरी के लिए, वो भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो n इक्वल टू 2 आया क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लस और माइनस करके, और अल्फा 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हम रखते हैं और इसके लिए i इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी आई है 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 है तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, यानी i इक्वल टू कितना आएगा इसके लिए 2 आएगा, है ना। हमने क्या देखा कि i इक्वल टू कितना आ गया 2 आएगा, 1 था फैक्टर, इसके लिए कितना आया 2 आया। तो हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बाइनरी के लिए देखा तो ये 2 आ गया आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो तो i की वैल्यू क्या आ सकती है आपकी 2 आ सकती है ना, i की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसी तरह अगर हम फाइंड करना चाहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन के लिए, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन के लिए, तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे नोट कीजिए, अगर हम टर्नरी के लिए फाइंड करना चाहेंगे केस 2, है ना, केस 2 आ रहा है, टर्नरी सॉल्यूशन के लिए फाइंड करना चाहेंगे तो टर्नरी के लिए क्या होगा a टू b, ये डिसोसिएट होगा तो 2a प्लस और क्या आ जाएगा b माइनस 2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट आ रहा है 3 मिल रहे हैं, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये भी 100% यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट होगा, अल्फा 100% होगा, तो यानी 1 आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर भी अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो i इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 1 प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, और ये 1 आया हुआ है अल्फा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगा इसके लिए, है ना, इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सपोज करते हैं हमको अल्फा की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, तो जब अल्फा की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में तो हम रख सकते हैं इस पर और रख कर सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करते हैं जैसे मान लीजिए इसी को हम लाना चाहें, जैसे मान लीजिए हमको अल्फा मालूम नहीं है ना, हमको क्या है अल्फा यदि नहीं मालूम है, सिर्फ हमको क्या मालूम है n मालूम है। तो जब n मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा, 1 प्लस n कितना है 3 है, माइनस 1 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा हो जाएगा i की वैल्यू,
है ना। आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को रख कर यहाँ फाइंड कर सकते हैं आई की वैल्यू यदि दिया है क्वेश्चन में तो। उसके बाद केस थर्ड आ सकता है इसमें। जो केस थर्ड है वो क्या है कि क्वार्टनरी सॉल्यूशन के लिए हम ले सकते हैं। किसके लिए, क्वार्टनरी के लिए हम आए, कंपाउंड है, क्वार्टनरी है। और क्वार्टनरी में क्या हम देख रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया Na3PO4 दे दिया है, Na3PO4 दे दिया, या आपको दे दिया AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दे दिया, या आपको दे दिया गया FeCl3। ये क्या है, जब भी बनाएंगे तो 4 प्रोडक्ट बनेगा, इनका 4 आयन बनेंगे, है ना। या आपको मिल गया K4 FeCN6 ये दे दिया। तो ये जब भी डिसोसिएट होंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा प्रोडक्ट। तो जब 4 बनेगा तो इसके लिए अगर हम फाइंड करना चाहेंगे और सपोज करते हैं कि जैसे मान लीजिए हम ले लिए AlCl3 तो ये डिसोसिएट हो रहा है तो Al+3 बनाएगा और 3Cl निगेटिव बनाएगा। तो यहाँ N = कितना हो गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर I की वैल्यू हम फाइंड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + N-1 इंटू अल्फा। 1 + N कितना है 4 है, -1 इंटू अल्फा यानी 1 + 3 अल्फा। ये I की वैल्यू हो जाएगी। यदि अल्फा हमको मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एबनॉर्मेलिटी, है ना। I दिया हो तो एबनॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो 100% डिसोसिएट होगा, तो यहाँ 1 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा = क्या मान लेंगे 1 रख लेंगे। अगले केस के लिए आते हैं। डिसोसिएशन के केस में ही एक आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। डिसोसिएशन के केस में एक आता है, यदि हम ले लें वीक इलेक्ट्रोलाइट लें, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर लेते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ सकता है आपका, वीक एसिड भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है ना। अगर वीक एसिड का एग्जांपल अगर हम लें, वीक एसिड जो डिसोसिएट होगा वो आपका HCN आ सकता है, आपका आ सकता है CH3COOS आ सकता है, H2S आ सकता है, और भी बहुत सारे मिलेंगे। और आपको अगर दे दे वीक बेस, तो वीक बेस के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जैसे NH4OH है एक वीक बेस है, NH3 है वीक बेस है ना, ETC इसमें ले सकते हैं एक्सेट्रा वगैरह। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला वही रखेंगे, I = 1 + N-1 इंटू अल्फा। यहाँ पर अल्फा की जगह हम बीटा भी कर सकते हैं, नहीं रहने दीजिए, अल्फा ही रहने दीजिए। तो अल्फा करेंगे, I = 1 + N-1 अल्फा रख लें इसके लिए। अब सपोज करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ये है, तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा नहीं, या तो 10% डिसोसिएट होगा, या तो 15% डिसोसिएट होगा, या तो 20% डिसोसिएट होगा। तो हम सपोज करते हैं इसमें क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो CH3COOH है और इफ 20% आयोनाइज, CH3COOH if 20% ionized, then calculate I, 1/2 फैक्टर, है ना। तब कैलकुलेट कीजिए 1/2 फैक्टर कितना आएगा, यानी 20% आयोनाइज होता है। तो जब 20% आयोनाइज होगा तो इसके लिए हम अगर आएंगे तो CH3COOH ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO- और H+ देगा, H+ देगा। तो यहाँ हम N = कितना ले लिए 2 आएगा, एक ये आयन है एक ये आयन है, तो N = तो हमने 2 फाइंड कर लिया N की जगह। लेकिन दूसरी चीज ये है कि कितना परसेंटेज आयनाइज हो रहा है, 20% आयनाइज होगा। तो अल्फा निकालेंगे तो अल्फा कितना हो जाएगा 20%, 20 अपन क्या हो जाएगा 100,
क्या होगा 20/100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। कितना आएगा 0.2 आएगा। तो हमने अल्फा फाइंड कर लिया, कितना आया 0.2। तो जब अल्फा 0.2 आया तो हम क्या कर सकते हैं, आई यानी 1/2 फैक्टर निकाल सकते हैं, यानी आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू क्या अल्फा, तो 1 प्लस n कितना दिया है 2 माइनस 1 इंटू अल्फा है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 यानी अल्फा, ये अल्फा आएगा। अब अल्फा की जगह हम क्या रखेंगे 0.2 रख लेंगे, तो हमको क्या निकल आएगा 1/2 फैक्टर फाइंड हो जाएगा, है ना। अल्फा की जगह क्या रखेंगे 0.2 वैल्यू रख देंगे, तो जब अल्फा की जगह 0.2 वैल्यू रख देंगे तो हमको क्या निकल आएगा 1/2 फैक्टर की वैल्यू मालूम हो जाएगी, यानी 1 प्लस 0.2 यानी कितना होगा 1.2, ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 फैक्टर की, है ना। तो ये किसके लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, यानी इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, चाहे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चाहे इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो, लेकिन वो डिसोसिएट होता है तो वो क्या बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। अब हम आते हैं 1/2 फैक्टर यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे। 1/2 फैक्टर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1/2 फैक्टर कैसे हम फाइंड करेंगे, इसे हम देखते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जो डिसोसिएट ही नहीं हो, है ना, सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्वेंट के अंदर जो डिसोसिएट नहीं होगा वो क्या बोला जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा। अब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर कौन से कंपाउंड जो है डिसोसिएट नहीं होते हैं, इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें आ सकता है आपका ग्लूकोज आ सकता है ना, ग्लूकोज, यूरिया और आपका सुक्रोज, ये क्या है आयोनाइज ही नहीं होंगे, है ना। तो जब आयोनाइज नहीं होते हैं, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, तो जब ये आयोनाइज नहीं होते हैं तो ये क्या बोले जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। तो जब आयोनाइजेशन इनका नहीं होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, और अल्फा कितना होगा, आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा तो 0, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो उस टाइम हम क्या कैसे फाइंड करेंगे, आई की वैल्यू यही रखेंगे, आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू क्या अल्फा, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे, तो अल्फा इक्वल टू कितना है 0। अब हमको प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है कि कितना प्रोडक्ट आ रहा है, कितने आयन बन रहे हैं, है ना। अल्फा इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी, यानी 1 प्लस 0 यानी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये आएगा आई इक्वल टू 1। किसके लिए, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा। तब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आएगा तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो आई जो वैल्यू आती है तो इसके लिए m थ्योरेटिकल वैल्यू जो आती है इसके m ऑब्जर्व वैल्यू के बराबर आएगी, है ना, इस केस में आ सकती है। तो इस केस में यदि आई इक्वल टू 1 हो जाए तो जितना थ्योरेटिकल वैल्यू है उतना ही क्या होगा ऑब्जर्व वैल्यू भी हो गया, यानी हम सोच रखें कि इतना होना चाहिए, और वो आयोनाइज ही नहीं हुआ, डिसोसिएट ही नहीं हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो प्रोडक्ट भी तो उतना ही आएगा। इसका मतलब जितना सपोज किए थे उतना है, तो नॉर्मल वैल्यू अब नॉर्मल वैल्यू की क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी, यानी अब नॉर्मल वैल्यू तो रह ही नहीं पाएगा, जितनी थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी उतनी क्या होगी उसकी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी इस केस में, यानी m थ्योरेटिकल वैल्यू इक्वल टू m ऑब्जर्व
वैल्यू आ जाएगी इसका। उसके बाद दूसरा केस इसका ले सकते हैं कि आई इक्वल टू दे रखा है एम, आपका दे दिया वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी क्या ऑब्जर्व वैल्यू दे दिया, तो ये भी क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल इक्वल टू वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व वैल्यू आई में आएगा। इस तरीके से जब ये केस आते हैं यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस आएगा तो अल्फा यानी डिसोसिएशन होगा ही नहीं। जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, यानी एबनॉर्मल वैल्यू यानी आई वांट फैक्टर कितना हो जाएगा 1 इस केस में आएगा। तो ये हम फाइंड किए किसके लिए डिसोसिएशन के लिए। अब हम आते हैं एसोसिएशन के लिए। अब हम आते हैं वांट ऑफ फैक्टर फॉर एसोसिएटेड सॉल्यूट यानी एसोसिएटेड सॉल्यूट के लिए हम क्या आते हैं वांट ऑफ फैक्टर फाइंड करते हैं। अभी हमने फाइंड किया था इसके पहले डिसोसिएटेड सॉल्यूट के लिए वांट ऑफ फैक्टर हमने निकाला था। तो एसोसिएटेड सॉल्यूट के लिए जो वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो वो क्या आएगा, जैसे हमने लिया Na लिया और क्या बना रहा है ये बना रहा है यानी ये एसोसिएट हो जा रहा है। हमने इतना लिया था वो एसोसिएट हो गया, यानी हमने N लिया और कितना बना दिया 1 बनाया। तो 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/n आ जाएगा। इसके लिए हम फार्मूला रखते हैं I इक्वल टू क्या होता है 1 + 1/n-1 इंटू बीटा। यहां पर बीटा क्या है एसोसिएशन कांस्टेंट है। बीटा क्या है एसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ये आ रही है बीटा की, है ना। यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन हम बोल सकते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। अब इस डिग्री ऑफ एसोसिएशन में कौन कौन सी मालिक्यूल्स ऐसे बेंजीन हो सकता है, यानी बेंजोइक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, क्योंकि एसिटिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन करता है ना। बेंजोइक एसिड इन बेंजीन फॉर्मिंग डाइमर। एग्जाम्पल इसका होगा एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। जैसे हम लेते हैं एसिटिक एसिड को तो वो फार्मूला इसका COOH, ये CH3 है। एक दूसरा लेते हैं हम CH3 तो COH ये आ जाता है। तो यहाँ ये क्या करता है डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है ना। ये क्या आ गया डाइमर है। तो एसिटिक एसिड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डाइमर के केस में ये हम देख रहे हैं कि 2 हमने लिया और कितना बन गया प्रोडक्ट 1 बन गया, N की वैल्यू 1 आ गए। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं इसे हम देखते हैं। सपोज करते हैं हमने I लिया, यानी फार्मूला क्या है I इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू क्या दे दिया है बीटा दे दिया है ना, ये वैल्यू दे दिया। अब हम जो 1/n है यानी हमने n की वैल्यू कितना रखना है, जितना प्रोडक्ट आएगा आयन बनेंगे उसके हिसाब से हमको क्या करना है इसमें रखना है। सपोज हम ये करते हैं कि हमको दे रखा है जैसे n इक्वल टू इलेक्ट्रोलाइट के लिए आ गया कितना 2 आ गया, n इक्वल टू कितना आ गया सपोज करते हैं 2 आ गया। तो उस टाइम हम फाइंड करेंगे तो
या हम इसके लिए देखते हैं, एसिटिक एसिड के लिए हमने एसिटिक एसिड लिया और कितना बना, 1 बना प्रोडक्ट, है ना, ये डाइमर का फॉर्मेशन कर दिया। तो जब एसिटिक एसिड लिया और डाइमर का फॉर्मेशन हो गया तो N कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, N के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी एसोसिएशन से पहले जितना लिए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू हमको मिलेगी। जैसे आ गया 1 प्लस 1/2 माइनस 1, और इधर क्या कर देंगे, बीटा कर लेंगे, ये वैल्यू आएगी। या इसका आपका जो वैल्यू होगा 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2/2 इंटू बीटा आ जाएगा ये वैल्यू। और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपको फाइंड करेंगे तो 2 माइनस बीटा/2, तो ये आएगा आपका एसोसिएशन। और कांस्टेंट या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर देगा तो हम 1/2 फैक्टर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस केस में। तो इस तरीके से एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 फैक्टर को फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन का ये टॉपिक जो हमने पढ़ाया, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और आरओ हमने पढ़ाया, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाया। उसके बाद हमने 1/2 फैक्टर बताया कि किस तरह से 1/2 फैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक दीजिए।